मैंने एसीसी से पढ़ाई की और मेरे सर माँ बाप का आशीर्वाद है और महाकाल की कृपा है सर। तो सब मिला जुला के मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन। मैंने रिविजन्स में थोड़ी कमी कर दी थी और मैं टेस्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था, मतलब टेस्ट देने के बाद एनालिसिस नहीं कर पाता था अच्छे से। पहले से उस तरह से तैयारी करते रहे, नए लोगों से बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन करें तो गलती को सुधारा जा सकता है। तो मैं पिछले साल आपका ऑफलाइन का स्टूडेंट था सर। मैंने पीओ का भी फॉर्म भरा था और सर मुझे विश्वास नहीं हुआ जब रिजल्ट आया, मेरा पीओ भी क्लियर हो गया था सर। तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट भी आ गया। मैं एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहूंगा वेद से ही। आपने बोला फोकस करना चाहिए, तो वेद मेरा क्वेश्चन ये है कि किस तरह से फोकस करना। जैसे मान लो मैं अगर एएफओ की तैयारी कर रहा हूँ तो क्या मेरा गोल होना चाहिए कि मैं एएफओ के साथ साथ जनरल बैंकिंग भी टारगेट कर रहा हूँ, मुझे वहां भी सिलेक्शन लेना है, या फिर एएफओ प्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे बस पेपर का एक्सपीरियंस लेना है? किस तरह से मैं टारगेट करूँ? पहले साल में आपने एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ होता है तो दूसरे साल में बस रिवीजन चाहिए होता है कि जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होना चाहिए सर, कि जो ठाने हैं जो सोचे हैं वो करके दिखाएंगे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज दीपक वाधवा एंड आज के हमारे सेशन के अंदर, इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे पर्सन के साथ जो पिछले साल प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में भी गया, लेकिन फाइनल मार्क्स से, फाइनल सिलेक्शन से कुछ नंबरों से रह गया। अब ऐसे इंटरव्यू आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, बिकॉज पढ़ने वाला बंदा ना अक्सर ऐसा ही होता है, या तो एक दो नंबर से सेलेक्ट हो जाता है या एक दो नंबर से रह जाता है। तो जो लोग रह जाते हैं ना, उनका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप जान सकें कि कहां पे कुछ ऐसा माइनर सा प्रॉब्लम या फिर कहीं वीकनेस रह गई थी जिसको इंप्रूव करके अगले साल सिलेक्शन लिया। तो ज्यादा ना बताते हुए मैं वेलकम करूंगा वेद प्रकाश का। बिफोर आई स्टार्ट, वेद प्रकाश जी, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर क्वालिफाइंग एएफओ एग्जामिनेशन। थैंक यू सर। ये हो पाया कि मैंने एसीसी से पढ़ाई की और मेरे सर माँ बाप का आशीर्वाद है और महाकाल की कृपा है सर। तो सब मिला जुला के मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपने हमारा नाम पहले लिया, मुझे लगता है हमारा सबसे लास्ट में आना चाहिए, बिकॉज आपने महाकाल कह दिया, पेरेंट्स की बात कह दी है, तो आई थिंक सबसे बड़ा तो उन्हीं का योगदान है। बस उसके बाद आपका हार्डवर्क और हमारी गाइडेंस भी इस जर्नी के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ताकि आप क्वालिफाई कर सके। यस सर। वेद प्रकाश जी, स्टार्ट करेंगे आपके एक्सपीरियंस को। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला, आपने बताया मुझे कि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट में इंटरव्यू तक गए थे और रह गए थे कुछ नंबरों से। तो पहले तो मुझे यही बताइए कि क्या आपने ऑब्जर्व किया था पिछले साल के जो रह गया था, और इस साल उन कमियों को आपने दूर किया? सर पिछले साल जैसे मैंने रिविजन्स में थोड़ी कमी कर दी थी और मैं टेस्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था, मतलब टेस्ट देने के बाद एनालिसिस नहीं कर पाता था अच्छे से। और उसके बाद जो इंटरव्यू में मेरा थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था तो मैंने मॉक्स भी कम दिए थे, तो इस वजह से वो थोड़ा 2 नंबर के लिए मेरा रह गया था पिछले साल। ओके, तो तीन बातों पे आपने मेजर फोकस किया कि एक तो रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाए थे, लेकिन इस साल अच्छे से किया। तो मतलब वो लोग जो इस साल तैयारी करने वाले हैं, सिर्फ सिलेबस पूरा करने पर नहीं, कम से कम 7-8 रिवीजन पर ध्यान दें। फिर जी वेद सर ने बताया बिल्कुल। कि, थैंक यू सो मच, वेद ने बताया कि टेस्ट एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाया। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेस्ट देना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका एनालिसिस करना है, वो वेद ने इस बार कर लिया। उसके साथ साथ इंटरव्यू, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो नर्वस होना ये कोई वेद के साथ नहीं है, हर नए बंदे के साथ होगा जो पहली बार जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम पहले से उस तरह से तैयारी करते रहे, नए लोगों से बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन करें, तो गलती को सुधारा जा सकता है। जी थैंक सर। यू सो मच वेद। आपकी ये वाली बात जो सुनेंगे और जो इसको सीरियस लेंगे, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी कि इन तीन बातों पे काम किया जाए। अब वन बाय वन स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं। प्री एग्जाम से शुरू करेंगे। प्री के लिए आपकी ओवरऑल जो अप्रोच रही फर्स्ट और सेकंड ईयर में, ओवरऑल अप्रोच क्या रही जिससे आपने प्री में, अच्छा प्री में पहले तो मार्क्स पूछ लेता हूँ, कितने मार्क्स आए और स्ट्रेटेजी क्या रही? सर प्री में तो ज़्यादा नहीं थे, बट 52 पॉइंट समथिंग थे सर। आप इसे ऐसे मत कहिए, बिकॉज इस बार की कट ऑफ, मैं पर्सनली बता रहा हूं, मैं कभी कट ऑफ की बात नहीं करता हूं, बट अंदर दिमाग में चल रहा होता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी को देख के क्लियर था कट ऑफ ज्यादा जाएगी, बट मेरे दिमाग में था 45 से 48। 51 मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, 50 तक मैं जा रहा था। तो इस बार अपने आप में कट ऑफ ऑल टाइम हाई थी। तो आप 51 से आधा नंबर के ऊपर लेके गए ना, वो भी अपने आप में एक अच्छा स्कोर है प्री के अंदर। स्ट्रेटेजी क्या थी प्री क्वालिफाई करने के लिए? सर पिछले साल मैंने सारा सिलेबस पहले कवर कर लिया था। जैसे मैं पिछले साल आपका ऑफलाइन का स्टूडेंट था सर।
तो मैंने वहाँ पे प्री का सारा सिलेबस कवर कर लिया था। पिछले बार भी मैंने मेहनत की थी, तो प्री मेरा हो गया था। बट इस साल वैकेंसीज को देखते हुए प्री के 1 डेढ़ महीना पहले जो पीओ का एग्जाम था, मैंने पीओ का भी फॉर्म भरा था। और सर मुझे विश्वास नहीं हुआ जब रिजल्ट आया, मेरा पीओ भी क्लियर हो गया था सर। और मेरे फिर मैंने मेंस भी दिया था पीओ का, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट भी आ गया। तो अब एएफओ का सिनेरियो ऐसा हो गया है कि आप मतलब अदर एग्जाम्स को भी साथ में लेके चले, जैसे एसबीआई क्लर्क हो गया, पीओ हो गया। तो आपका वो जो मतलब डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, आप मतलब एक्सपोजर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आप जो प्रैक्टिस करते हो तो आपका लेवल और स्पीड दोनों बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच। मैं एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहूंगा वेद से ही। आपने बोला फोकस करना चाहिए, तो वेद मेरा क्वेश्चन ये है कि किस तरह से फोकस करना। जैसे मान लो मैं अगर एएफओ की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या हम्म। मेरा गोल होना चाहिए कि मैं एएफओ के साथ साथ जनरल बैंकिंग भी टारगेट कर रहा हूँ और मुझे वहां भी सिलेक्शन लेना है, या फिर एएफओ प्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे बस पेपर का एक्सपीरियंस लेना है? किस तरह से मैं टारगेट करूँ? सर अगर हम जनरल बैंकिंग में देखें तो जीए आता है। तो अगर हम मतलब कर सकते हैं, एज ए फर्स्ट ईयर में तो मुश्किल होता है क्योंकि मेरे से तो नहीं हो पाया था। बट सेकेंड ईयर से हम वो कर सकते हैं कि जनरल बैंकिंग और ये दोनों साथ में लेके चले, क्योंकि पहले साल में आपने एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ होता है, तो दूसरे साल में बस रिवीजन चाहिए होता है। तो इस बार मैंने मेंस भी दिया और मेंस में 10 नंबर से रह गया था। तो आदमी कर सकता है, लेकिन पहले जरूरी है कि सिलेबस खत्म करे। और उसके बाद आपका जब सिलेबस खत्म हो गया तो उसके बाद मॉक्स पे ज्यादा फोकस करें, तो विद क्वेश्चन सिलेक्शन पे। थैंक यू, क्या मैं ऐसा सोच कह सकता हूं कि अगर प्री के हार्ड लेवल मोक में बच्चा 50 से ऊपर मार्क्स ले रहा है तो फिर वो जनरल बैंकिंग के बारे में सोच सकता है, बट जिसके 35-40 आ रहे हैं क्या उसे भी सोचना चाहिए? नहीं सर, पहले अपने नंबर इम्प्रूव करें, अपनी गलतियों को देखें, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट्स जहाँ पे लैग कर रहे हैं उसको आप देखें, उसमें सुधार करें। और उसके बाद जब आपके नंबर आने लगेंगे, तो जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तब आप फिर आगे जनरल बैंकिंग में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता है तो उसकी जर्नी में जो जो होता है ना, और फिर जब वो रियलिटी को समझ पाता है फिर उसे सच बताने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले वेद प्रकाश से पूछा कि कौन सा अटेम्प्ट था, तो वेद ने खुल के बताया सेकंड अटेम्प्ट था, और खुल के बता रहा है जी ये गलतियां रही, मैंने इंप्रूव किया। ये जी एक जी। अच्छे इंसान के नेचर में होता है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना। पर वेद ने जैसा कि बोला कि प्री में तो सर ठीक ही नंबर थे, बट मेंस में वेद के नंबर ठीक नहीं थे। मेंस का स्कोर वाज एक्सेप्शनल स्कोर, बिकॉज कट ऑफ से तो डबल था ऑलमोस्ट, लेकिन अपने ऑलमोस्ट डबल क्यों था, कट ऑफ से डबल से भी ऊपर चला गया, लेकिन वो स्कोर अपना है बहुत अच्छा स्कोर था। पहले स्कोर बता दो फिर मैं अगली बात पूछूंगा। सर जब मेंस का स्कोर आया तो मैं उसी से मैं समझ गया था कि मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। बट फिर भी जैसे पिछले साल मेरे 38 नंबर थे, तो पिछले साल भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी, तो इस साल मैं थोड़ा लो रह के और हम्बल रह के उस चीज को ले रहा था कि जब तक 1 अप्रैल ना आ जाए तब तक उस चीज को फाइनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आईबीपीएस अनप्रेडिक्टेबल है। तो तो मेरे मेंस में सर 42.75 नंबर आए थे। ऑलमोस्ट 43 मार्क्स थे। एंड गाइस मैं बता दूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो मैं शायद इतने नंबर वालों को अप्रिशिएट नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? रीजन इज पिछले साल और उससे पिछले साल के पेपर और इस साल का पेपर, इस साल का पेपर अपने आप में 5 इयर्स में मोस्ट डिफिकल्ट पेपर था। इस साल जिसने 43 मार्क्स लिया ना वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो मेंस में आपने 43 मार्क्स लिए, तो डेफिनेटली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेंस के लिए आपकी अप्रोच क्या थी? बिकॉज 35-36 नंबर लिए, अच्छी बात है, वो भी कम नंबर नहीं है, बट 43 तक जाने के लिए आपने क्या क्या किया? सर 43 तक जाने के लिए पहली बात तो इस साल का पेपर बहुत कॉन्सेप्चुअल था, तो पेपर लेंदी था। तो अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, क्योंकि मेंस में कम टाइम होता है, आपको 60 क्वेश्चंस करने होते हैं, और आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं, जो कि रिवीजन से हो सकता है, तो आप निकाल सकते हो। तो मेन की है कि आप पहले जो पहली बार पढ़ रहे हो, अगर आप फ्रेशर हो, तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, क्योंकि डेटा आप अगर स्टार्टिंग में याद करेंगे तो फिर वो भूल जाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, फिर जब दूसरा तीसरा चौथा रिवीजन आते आते आपकी इतनी स्पीड हो जाएगी कि आप एक एक दिन में दो दो सब्जेक्ट खत्म कर पाएंगे, और डेटा तो रिवाइज होते ही रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजी थी सर।
अगेन वेद ने रिवीजन और प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया, ठीक है। Yes, sir. एंड जैसा कि आपने बताया कि इंटरव्यू के अंदर आप पहली बार नर्वस हो गए थे और दूसरी बार Yes, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो और अच्छा आंसर आप दे पाएंगे कि कैसे yes, sir. प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जो लोग एएफओ को टारगेट कर रहे हैं उनको इंटरव्यू की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? सर इंटरव्यू की तैयारी तो पहले प्री और मेंस कर लेना चाहिए। साथ साथ में अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, क्योंकि इंटरव्यू में वो भी मायने रखती है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, सोशलाइज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं। तो और या फिर मॉक्स सबसे बेस्ट तरीका है, आप जितने इंटरव्यू मॉक्स दे सके, लेकिन वो तो पॉसिबल होता है मतलब मेंस के बाद ही। तो पहले आप अपनी इंग्लिश पे फोकस करें, अपनी नॉलेज पे, और जब सर नॉलेज रहता है ना आपके पास, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। दैट्स ट्रू, है ना। नॉलेज के साथ साथ वेद ने बताया प्रैक्टिस। मैं एक छोटी सी बात यहाँ वेद को बताना चाहूंगा। मैं जब ग्रेजुएशन में था तो मुझे लगता था कि पढ़ना ही सब कुछ होता है, तो पढ़ता मैं ठीक था। लेकिन जब भी कोई फ्रेंड्स बोलते थे कि 50 रुपए 100 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टी करनी है, तो मुझे लगता है 50 हो तो मैं दे सकता हूँ, बट मुझे पार्टी नहीं करनी है, मुझे ये पार्टी वाला इंसान नहीं बनना, बस पढ़ाई पढ़ाई करनी है। और जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तब मुझे समझ आया कि सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं था, सोशलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं शाई नेचर का इंसान था, लेकिन मेरा फील्ड ही ऐसा है, ऊपर वाला मुझे चाहता था कि मैं शाई ना रहूं, तो लोगों से बातें करनी पड़ी। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज कि बातें करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन किसी से करते हैं, जैसे वेद मेरे से कर रहा है या इंटरव्यू में कर रहा था या ट्रेनिंग के टाइम पे करेगा, बिकॉज वो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। और नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस जब मिल जाता है तो इंटरव्यू के अंदर ऑफ कोर्स अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। विद सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मैं पहले तो पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करे, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा क्योंकि आपने कहा कि ऑफलाइन के स्टूडेंट आप। तो पहले मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा इस चीज का, जेन्युइन आपका एक्सपीरियंस रहा कि कैसे हम करवाते हैं और कितना हम आपको गाइड करके सिलेक्शन में हेल्प कर पाते हैं। सर आप तो काफी कुछ कर देते हो, मतलब जो बच्चे नहीं भी पढ़ने वाले होते हैं, आप उनके रूम्स पे जाके, और मतलब जैसे इंस्पेक्शन होता है, फिर उसके बाद जो टेस्ट का एनालिसिस चेक करना, और सर आप मतलब ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा भी लेते हो, जिसमें से मेरे को सबसे अच्छा लगता है एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया। बाकी सर और भी फैकल्टी है, जैसे जेनेटिक्स के लिए नमन मैम, और पैथो एंटो का। तो ऑल ओवर जो सेट है, तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए मतलब बहुत अच्छे फैकल्टी है सर। और सर कोई फैकल्टी अगर जाता भी है, तो आप उसके रिप्लेसमेंट में मतलब किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि उससे बेटर फैकल्टी आ सकती है। तो इस चीज के लिए मैंने और भी प्लेटफॉर्म्स पे ट्राई किया, बट एक जो होलसम पैकेज होता है वो मेरे को सर एसीसी में ही मिला। यार वेद, कुछ ऐसा है ना, हमारे लिए ये सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, हमारे पैशन भी है। तो कोई जाए तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि सिलेक्शन हमेशा हाईएस्ट बने रहने चाहिए। आपने हमारे सिलेक्शन इस बार, आप तो ऑफलाइन का पार्ट है फिर हमसे जुड़े हो, देखा भी होगा। इस बार हमने चिल्ला चिल्ला के बोला कि हमारे 507 में से कोई एक सिलेक्शन फेक दिखा दे, हम 5 लाख का इनाम देंगे। हाँ, वो सिलेक्शन आप यस। जैसे भाइयों की मेहनत से आते हैं, लेकिन उस मेहनत के पीछे बस हम इतना, आपने कहा ना इंस्पेक्शन, वो इंस्पेक्शन के पीछे भी यही रीजन होता है कि अगर कहीं यस गलती सर। से सो रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो डर के रहे और पढ़ता रहे। और आप भी जानते हैं यस सर। फोकस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। यस सर। थैंक यू सो मच वेद। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं, आराम से सोच के बताइएगा कि जो आज इस वीडियो को देख के डिसाइड करने वाला है कि अब से मैं अच्छे से तैयारी करूंगा, चाहे उसका हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड हो या कोई और हो, उसे किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए? सर मेन तो अगर वो रिपीटर है, तो कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही, तो रिवीजन पे फोकस करें, मॉक्स दे। और उसके अलावा अगर कोई डाउट होता है, तो आप जैसे फैकल्टी है ही सर, और जो गाइड कर सके। उसके अलावा साथ साथ में प्री पे भी फोकस करें, क्योंकि जैसा ट्रेंड बनता जा रहा है, पहले वैकेंसीज कम आती हैं, फिर प्री में कट ऑफ ज़्यादा जाता है, फिर मेंस में वो मतलब फिर दिक्कत हो जाती है। तो दोनों को साथ में लेके चले। जैसे फिर प्री का टाइम आए तो प्री पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर दे, फिर उसके बाद जब मेंस, उसके बाद तो मेंस आप रिवाइज करके देंगे, और फिर इंटरव्यू।
थैंक यू सो मच वेद। वेद ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे तो 3 बार वेद ने एक वर्ड का जिक्र किया, वो था कॉन्सेप्ट। तो जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, अगर आपने बीएससी ऐसे कॉलेज से कर रही है जहां पढ़ाई नहीं करी थी, तो ध्यान रखिए अटेम्प्ट आपका कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। कॉन्सेप्ट के बाद रिवीजन, रिवीजन के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद एनालिसिस, उसके बाद डेफिनेटली सिलेक्शन होगा ही होगा। थैंक यू सो मच वेद, अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड लास्ट में बस मैं एक बात सभी को बोलता हूँ ये वाली, कि जितनी मेहनत आपने अपने सिलेक्शन के लिए करी है ना, और आप जिस फील्ड में जाने वाले हो, इतना बड़ा फील्ड है ना, कि आप जितना भी नेशन को सर्व करना चाहें उतना कर सकते हैं। तो आपके हाथ में पावर होगी कि उन फार्मर्स को वो नॉलेज जो उनके पास नहीं है बट आपके पास है, तो जितनी मेहनत आप अभी कर रहे थे उतनी उनके फ्यूचर के लिए करेंगे तो शायद हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर और आगे जा सकेगा। यह सर खुद में एक वो होना चाहिए। खान सर का एक बहुत मोटिवेशनल कोट है कि जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होना चाहिए सर। कि जो ठाने हैं, जो सोचे हैं, वो करके दिखाएंगे। बिल्कुल, तो इसी उम्मीद के साथ आपको बाय बाय कहेंगे कि अब आप भी जो ठाने हैं और जो करना चाहते हैं वो अब करके दिखाएंगे। सो वी यस विश सर। यू ऑल द बेस्ट। एएफओ ज्वाइन कीजिए पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, और जिस तरह से आपने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है सिलेक्शन के बाद, इसी तरह से उन्हें बैंक और अपने एरिया के फार्मर्स को आगे लेके जाइए। यस, थैंक यू सर। ओके वे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे। ठीक है, थैंक यू सर।